मूवी रिकैप्स में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 2006 की एक ड्रामा फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द बाथर्स ऑफ मैन है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक सबवे स्टेशन में एंड्रियास रैम्सडेल एक जोड़े को चुंबन करते हुए देखता है। यह एक अजीब चुंबन है जो बहुत व्यवस्थित है और इसमें कोई जुनून नहीं है, जैसे कि वे इसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, न कि इसलिए कि वे इसका आनंद लेते थे। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद एंड्रियास ने ट्रैक पर कूदने का फैसला किया क्योंकि उसे याद आया कि यह सब कैसे शुरू हुआ। कई हफ्ते पहले रेगिस्तान के बीच में एक बूढ़े आदमी ने बस आने से ठीक पहले एक परित्यक्त गैस स्टेशन पर एक स्वागत चिन्ह लटका दिया था। ये बस एक मैले कुचले दिखने वाले एंड्रियास को उतारती है जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जब एंड्रियास यहाँ है तो बूढ़ा आदमी साइन हटा देता है और फिर नवागंतुक को बिना सोचे समझे छोटी छोटी बातें करते हुए शहर की ओर ले जाता है। यह क्षेत्र साफ सुथरा और पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। शायद बहुत ज्यादा। एंड्रियास को रात के लिए उसके अपने हाल पर छोड़ दिए जाने से पहले उसे अपना खुद का एक अपार्टमेंट और एक अकाउंटेंट की नौकरी दी जाती है। अपार्टमेंट की खोज में अधिक समय नहीं लगता है क्योंकि यह छोटा है और इसमें केवल सामान्य आवश्यकताएं ही हैं। यहाँ तक कि छोटी सी सजावट भी नहीं है, हालांकि इसमें कुछ कपड़े भी शामिल हैं, भले ही वे बहुत साधारण सूट हों। एंड्रियास बिस्तर पर जाने से पहले अपनी दाढ़ी काटता है ताकि काम के पहले दिन वह बेहतर दिखे। अगली सुबह वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने जाता है जहां वह अपने कुछ सहकर्मियों से मिलता है और उसे कार्यालय में दिखाने से पहले काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके अपार्टमेंट की तरह ही कार्यालय भी छोटा है और वहां केवल आवश्यक वस्तुएं ही उपलब्ध हैं। इसलिए एंड्रियास अपना पूरा दिन आंकड़ों पर रखने में बिताता है। वह केवल दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लेता है जिसके लिए वह कार्यालय के पास एक बेंच पर जाता है। वापस लौटते समय उसने देखा कि सड़क के उस पार एक घर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक आदमी का शव एक अपार्टमेंट की इमारत की रेलिंग में फंसा हुआ है। क्षेत्र में किसी को भी परवाह नहीं है। वे सभी अपना जीवन जारी रखते हैं क्योंकि सफाईकर्मियों का एक समूह बिना कोई परवाह दिखाए शव को हटाने के लिए आता है, या तो वे इसे बस कचरे के एक बैग की तरह मानते हैं जिसे बाहर निकाला जाना है। जब एंड्रियास एक क्षण बाद अपने कार्यालय लौटता है और खिड़की से देखता है तो रेलिंग पहले ही साफ हो चुकी है और वहां कुछ भी अजीब होने का कोई निशान नहीं है। काम खत्म होने के बाद एंड्रियास एक बार में जाता है, लेकिन अकेले शराब पीने में उसका समय अच्छा नहीं बीतता। जब वह बाथरूम जाता है तो वह शिकायत करता है कि यहाँ शराब कम हो गई है क्योंकि इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसके बगल वाली मंजिल पर बैठा व्यक्ति यह कहते हुए असहमत है कि यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन एक स्टॉल के दरवाजे के पीछे से एक आवाज इस बात से सहमत है। यह आवाज सोचती है कि किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं होता, चाहे वह शराब, चॉकलेट हो या महिलाएं। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब अधिक लोग अंदर आते हैं, लेकिन बाद में जब वह बार से बाहर निकलता है तो एंड्रियास स्टॉल से उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है। वह बिल्डिंग के एक सलाहकार को देखता है और बेसमेंट अपार्टमेंट में से एक में रोशनी जलाता है जहां से आनंददायक संगीत निकलता है। एंड्रियास सिर्फ काम करने और रात का खाना खाने की उबाऊ और नासमझ दिनचर्या में रहने लगता है जिसका स्वाद टीवी के सामने कुछ भी नहीं लगता। एक दोपहर उसने फैसला किया कि वह चीजों को थोड़ा हिलाना चाहता है और कुछ अलग महसूस करना चाहता है, इसलिए उसने पेपर कटर से अपनी उंगली को चोट पहुंचाने दी। जब उसके सहकर्मी उसे देखने आते हैं तो वे इस बात से परेशान नहीं होते कि उसकी एक उंगली खो गई है। वे बस उससे पूछते हैं कि वह फर्श पर क्यों बैठा है। एंड्रियास खून की कमी से बेहोश हो जाता है और कुछ क्षण बाद अपने हाथ पर पट्टी बांधकर सफाईकर्मियों की कार के पीछे से उठता है, जो छोटी छोटी बातों में एंड्रियास की कोशिश में शामिल नहीं होते हैं और उसे बिना कुछ कहे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। जब एंड्रियास पट्टी उतारने और घाव साफ करने के लिए बाथरूम में गया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी उंगली वापस आ गई है और बिना किसी निशान के ठीक है। अगले दिन जवाब पाने की सख्त जरूरत के साथ एंड्रियास रेगिस्तान में परित्यक्त गैस स्टेशन की ओर जाता है और देखता है कि आदमी एक नए व्यक्ति के स्वागत के लिए संकेत लगा रहा है। जब बस चलने लगती है तो एंड्रियास अपनी कार से उसका पीछा करता है, लेकिन वह तुरंत ही उसकी नजरों से ओझल हो जाता है, इसलिए उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। एंड्रियास काम पर वापस जाता है और अपने कार्यालय में अपने बॉस को याद दिलाता है कि वे चाहते हैं कि वह खुश रहे। वे एंड्रियास को कोई भी चीज मांगने की अनुमति देते हैं, जैसे कि एक नया कंप्यूटर या एक नई कुर्सी, और वह अपने लंच ब्रेक के लिए जितना आवश्यक हो उतना समय ले सकता है। हालांकि एंड्रियास ने उसे मना कर दिया और आश्वासन दिया कि वह ठीक है। आज उसने कंपनी के कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने का फैसला किया और अकेले खाने के बजाय सहकर्मियों के साथ टेबल पर बैठ गया। वह फर्नीचर के बारे में बातचीत में शामिल होकर इसमें शामिल होने का प्रबंधन करता है और इससे उसे एक डिनर पार्टी का निमंत्रण मिलता है। काम के बाद एंड्रियास कुछ अच्छे कपड़े और शराब की एक बोतल खरीदने जाता है और बार के आदमी की खिड़की के पास चलता है। वह फिर से संगीत सुनने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह बहुत करीब आ जाता है तो कुछ सफाईकर्मी वहां आते हैं और उसके अजीब व्यवहार के लिए उसे बुलाते हैं। बाद
में शाम को डिनर पार्टी के दौरान एंड्रियास और ब्रिट एक इंटीरियर डिजाइनर से मिलते हैं। उन दोनों के बीच बात बन गई और वे किसी समय डेट पर जाने के लिए सहमत हो गए। जब रात का खाना खत्म हो जाता है तो एंड्रियास अपने घर चली जाती है और वे एक साथ रात बिताते हैं। अब जब उसके जीवन में सुधार होने लगा है तो एंड्रियास बेहतर मूड में है। वह अपने कार्यालय डेस्क के लिए एक पौधा खरीदता है और एक अच्छी कार खरीदता है और एनी के साथ रहने लगता है। ये जोड़ा पूरे घर को फिर से सजाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करता है और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे अपने दोस्तों के लिए अपनी खुद की डिनर पार्टी का आयोजन करते हैं। अच्छा मूड लंबे समय तक नहीं रहता है। हालांकि जल्द ही एंड्रियास एक उबाऊ दिनचर्या में वापस आ जाता है। दोस्तों के साथ बातचीत हमेशा फर्नीचर के बारे में छोटी बातचीत होती है। अन्ना के साथ उसकी रातें भावुक नहीं बल्कि प्रदर्शनात्मक होती हैं और वह केवल घर को फिर से सजाने के बारे में बात कर सकती है। एक रात एंड्रियास को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बिना स्वाद वाली कॉफी बनाई और जब उसे रोका गया तो उसने उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताने की कोशिश की। हालांकि एनी कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह इस तरह बात करे और घर के विषय पर वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद एंड्रियास ने अपने सहकर्मी इंगबॉर्ग पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उससे बाहर जाने का फैसला किया। एनी को फोन करने और उसे ये बताने के बाद कि उसे अतिरिक्त घंटे काम करना है, एंड्रियास इंगबॉर्ग को मूवी थिएटर में ले जाता है। फिल्म काफी दुखद है लेकिन वह अकेला है जो रो रहा है। हालांकि कम से कम इंगबॉर्ग उसके कंधे पर अपना सिर रखती है। इसके बाद एंड्रियास इंगबॉर्ग को घर ले जाता है और पूछता है कि जब वह एनी के साथ रहना जारी रखेगा तो क्या उसे उसके साथ बेवकूफ बनाने में कोई परेशानी होगी। इंगबॉर्ग स्वीकार करता है और वे अंततः संबंध बना लेते हैं। एंड्रियास और इंगबॉर्ग के बीच एक गुप्त संबंध शुरू हो गया है। हालांकि उन्हें लगता है कि छिपाना न करना अच्छा होगा। एक दोपहर टीवी के सामने एनी के साथ बिताए इन उबाऊ घंटों से थककर एंड्रियास ने उसे बताया कि वह किसी और से मिल चुका है और वह ब्रेकअप करना चाहता है और वह परेशान नहीं दिख रही है। हालांकि वह उसे बाहर जाने के लिए शनिवार तक इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि उस दिन उनके घर मेहमान आ रहे हैं। एक बार डिनर पार्टी बीत जाने के बाद एंड्रियास इंगबॉर्ग का दौरा करने जाता है और उसे फूलों के साथ आश्चर्यचकित करता है और एक बहुत अच्छे रेस्तरां में विशेष आरक्षण कराता है जो सिर्फ उनके लिए अपने दरवाजे खोलेगा। एंड्रियास ने उसे सूचित किया कि उसने एनी को छोड़ दिया है लेकिन इंगबॉर्ग उत्साहित नहीं दिख रही है। वास्तव में वह भ्रमित दिख रही है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वे एक गंभीर रिश्ते में थे। इंगबॉर्ग अन्य लोगों से भी मिल रहा है, इसलिए एंड्रियास ने उसे उन्हें छोड़कर अपने साथ रहने के लिए कहा। वह कहती है कि उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वह इसे लेकर उत्साहित नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि वह बस प्रवाह के साथ जा रही है। एंड्रियास उसे ये स्वीकार करने की कोशिश करता है कि वह उसे अधिक पसंद करती है या वह दूसरों की तुलना में अधिक विशेष है, लेकिन इंगबॉर्ग बस यही दोहराती रहती है कि उसके सभी प्रेमी उसके लिए समान हैं। एक ऐसी बातचीत में फंसा हुआ महसूस करना जो किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगती है। एंड्रियास अपना रात्रिभोज समाप्त किए बिना रेस्तरां छोड़ देता है। इस तरह कहानी शुरू से शुरू होती है, जोड़े को चुंबन देखने और यह समझने के बाद कि उसके जीवन में फिर कभी जुनून नहीं होगा। एंड्रियास आगे बढ़ता है और कुछ ट्रेनों के गुजरने का इंतजार करता है। हालांकि 3 हिट के बाद भी उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। अंततः स्टेशन बंद हो गए और अब जब उसे कुछ घंटों का आराम मिला तो एंड्रियास सुरंग के अंत में प्रकाश का अनुसरण करने के लिए ऊर्जा और ताकत इकट्ठा करता है और शहर लौट आता है। सफाईकर्मी उसे ढूंढ लेते हैं और बिना कुछ कहे या उसके घावों की देखभाल करने का प्रयास किए बिना उसे घर ले जाते हैं। सीजन में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, बस कहती है कि उन्हें दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। महसूस हो रहा है कि एंड्रियास ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुछ दिनों बाद बार में अकेले शराब पीने के बाद एंड्रियास को स्टॉल वाले लड़के की याद आती है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वह अपनी खिड़की से फिर से मधुर संगीत सुन सकता है, इसलिए वह इमारत के किनारे से चढ़कर पीछे के गलियारे में चला जाता है और तहखाने में पहुंच जाता है जहां अंततः उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जिसका नाम ह्यूगो है। एंड्रियास को ह्यूगो को उसे अंदर आने के लिए मनाना पड़ा क्योंकि उसका नया दोस्त अपने छोटे से कमरे के अंदर एक पेंटिंग, प्रकाश बल्बों से भरी छत और दीवार पर एक छेद जहां से संगीत आता है के कारण मुसीबत में पड़ने से डरता है। रहस्य बनाए रखने का वादा करने के बाद एंड्रियास को ह्यूगो के साथ रहने और संगीत सुनने की अनुमति दी गई। अगले दिन एंड्रियास का काम से ध्यान भटक जाता है जिससे उसके बॉस का ध्यान उस पर जाता है और वह उस पर नजर रखता है। हालांकि जब एंड्रियास चॉकलेट के असली स्वाद को मिस करने और अपने बॉस के आसपास बच्चों को देखने के बारे में बात करना शुरू करता है तो उसे अजीब लगता है और वह चला जाता है। एंड्रियास बताता है कि वह अभी भी हार न मानने के लिए दृढ़ है और वह देर तक काम करेगा और अपनी शाम ह्यूगो के कमरे में बिताना शुरू कर देगा, जिससे बचने के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ पूरे कमरे को बड़ा बनाया जा सके। पहले तो ह्यूगो इसके खिलाफ था क्योंकि इससे वे पकड़े जाएंगे, लेकिन जब छेद से भी एक मनमोहक गंध आने लगी तो ह्यूगो ने मदद करने का फैसला किया।
छेद अंततः एक सुरंग बन जाता है और एंड्रियास और ह्यूगो उसमें बैठकर कॉफी पीना पसंद करते हैं, संगीत सुनते हैं और बच्चों के हंसने की मनमोहक आवाज सुनते हैं। एक सुबह एंड्रियास काम पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी जगह एक नए व्यक्ति को ले लिया गया है। उसके बॉस ने उसे बताया कि यह उसे नौकरी से नहीं निकाल रहा है बल्कि उसे एक नया करियर खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है। फिर भी जब एंड्रियास इमारत छोड़ता है तो वह देखता है कि सफाईकर्मी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। पकड़े जाने की इच्छा न रखते हुए एंड्रियास वापस अंदर चला जाता है और पिछले दरवाजे से निकल जाता है। अब एंड्रियास के पास सुरंग पर काम करने के लिए पूरा समय है, जो इतनी बड़ी हो जाती है कि पड़ोसी भी उसकी मनमोहक सुगंध महसूस करने लगते हैं और उससे निकलने वाला संगीत सुन लेते हैं। वे ह्यूगो के दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं, इसलिए वह उन्हें ये कहकर भेज देता है कि वे रिसाव ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण पड़ोसी बाहर खिड़की के पास इकट्ठा हो जाते हैं। आखिरकार वे सुरंग के अंत और उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जिस पर वास्तव में छेद है। एंड्रियास इसमें अपना हाथ डालता है और यह एक सुंदर रंगीन उज्ज्वल घर से बाहर आता है, जिसकी दीवारों में बाहर खेलने वाले बच्चों की आवाज गूंजती है। एंड्रियास का हाथ चारों ओर लहराया जाता है और वह कुछ ताज़ा बेक किया हुआ केक लेने में सफल हो जाता है, जिसे वह खाने के लिए आगे बढ़ता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसका स्वाद कितना स्वादिष्ट है। वह इस केक से इतना प्यार करता है कि जब सफाईकर्मी अंततः उसे और ह्यूगो को ले जाने के लिए आते हैं तो वह मुश्किल से ही प्रतिक्रिया करता है। कुछ क्षण बाद ह्यूगो को जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन सफाईकर्मी एंड्रियास को शहर के नेताओं से मिलने ले गए, जिन्होंने उसे बताया कि लोग वहां खुश हैं और उन्हें इस पर गर्व है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एंड्रियास और दो सफाईकर्मियों को अपनी कार में लेने आता है, जबकि सफाईकर्मियों का एक अलग समूह बेसमेंट में छेद को सील कर देता है और सब कुछ साफ कर देता है ताकि ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। एंड्रियास को वापस परित्यक्त गैस स्टेशन पर ले जाया गया और जब बस एक नए व्यक्ति को छोड़ने के लिए आए तो सफाईकर्मियों ने एंड्रियास को सामान डिब्बे के अंदर डाल दिया, जबकि एंड्रियास को ले जाया गया। शहर में जीवन सामान्य रूप से जारी रहा। अन्ना और इंगबॉर्ग दोनों को नए बॉयफ्रेंड मिले और ह्यूगो अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चला गया। एक बार जब उसे इन सभी झटकों की आदत हो जाती है तो एंड्रियास बस के अंदर ही सो जाता है और तब तक नहीं उठता जब तक कि बस रुक नहीं जाती। वह डिब्बे का दरवाजा लात मारकर खोलता है और बाहर निकलता है और खुद को जमी हुई बंजर भूमि में पाता है। जैसे ही एंड्रियास बर्फीले तूफान में उसे अकेला छोड़कर बाहर आता है, बस निकल जाती है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। पूर्ण विराम।